हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए अपने इकोनॉमिक्स से कंटिन्यू अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि चैप्टर हमारा चल रहा था एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, तो आज इस चैप्टर का हम क्या करने वाले हैं, दी एंड। ठीक है, कुछ टॉपिक रह गए, जैसे एक दो टॉपिक, जैसे कि इन्वेस्टमेंट के बारे में जो अभी हम इन्वेस्टमेंट देखेंगे, और एक एम्प्लॉयमेंट का भी एक कॉन्सेप्ट इसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बेसिकली इतना तो हमें पता ही है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। इन्वेस्टमेंट रेफर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच विल इनकर फॉर जनरेटेड कैपिटल, यानी कैपिटल को जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी एसेट को जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हैं फॉर्म के अंदर, तो आपका क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन सिंपल यही है आपका, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर व्हिच विल इनकर ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट। दैट मींस वही सिंपली न्यू कैपिटल एसेट को जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हैं वो आपका क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे, इंड्यूस और ऑटोनोमस। ठीक है, होप सो ऑटोनोमस का इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा ना, क्योंकि जब हमने एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था तो उसमें हमने जो इन्वेस्टमेंट कैसा ट्रीट किया है, ऑटोनोमस। दैट मींस इट विल रिमेन कांस्टेंट, इट विल नॉट फ्लक्चुएट एट ऑल विद द लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो फिलहाल देख लेते हैं दोनों का मतलब क्या है यहाँ पे। एक है आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को हम फोर्स्ड इन्वेस्टमेंट के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या कहता है, it refers to the investment which depend on the profit expectations and it's directly influenced by the income level. That means अगर आपके इन्वेस्टमेंट करने का मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, कि आपको प्रॉफिट जनरेट करना है, ठीक है, या आपका जो इन्वेस्टमेंट है इनकम के लेवल के साथ फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है, इनकम बढ़ी, चलो आपने डिसाइड किया, ठीक है, हम अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाएंगे। इनकम कम हुई, चलो हमने डिसाइड किया इन्वेस्टमेंट को भी हम कम करेंगे, कि दैट मींस ये फ्लक्चुएट हो रहा है ना, या तो आपके प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है, ठीक है, कि दैट मींस यू वांट टू प्रॉफिट मोर एंड मोर, उसके कारण आप इन्वेस्टमेंट को फ्लक्चुएट कर रहे हो। अदरवाइज इनकम आपकी फ्लक्चुएट हो रही है, इसके कारण आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट कर रहे हो। ठीक है, तो दैट मींस ये क्या हो गया आपका, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। तो डायग्राम देखिए, साफ पता चला होगा आपका, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड दिस इज आवर इन्वेस्टमेंट। देखिए ये आपका अपवर्ड स्लोपिंग है। दैट मींस अगर इनकम का लेवल कम है तो इन्वेस्टमेंट हम क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली कम कर रहे हैं। ठीक है, इनकम हमारी बढ़ चुकी है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट हम क्या कर देंगे, दैट मींस इट इज फ्लक्चुएटिंग विद द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज द इंड्यूस। ठीक है, चलिए एक है आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। Autonomous investment refer those investment which doesn't depend upon level of national income, ठीक है, it will remain constant। देखिए अगर हम बात करें refers to the investment which is not affected by the change in level of income and not induced by या influenced by the profit motive। देखिए अगर हम बात करें लेवल ऑफ नेशनल इनकम, देखिए कितना भी नेशनल इनकम क्यों ना हो, इट विल रिमेन कांस्टेंट। यहाँ का क्या है, कांस्टेंट है एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो हमने अपने एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट में इन्वेस्टमेंट को लिया है वो कौन सा लिया है, इंड्यूस है या ऑटोनोमस है? यस, वो आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। तो अगला टॉपिक हमारे पास है डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट। बेसिकली इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कारण या रीजन है जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो मेन फैक्टर है, एक एमईआई यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है आपका आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेसिकली दो मेजर कंपोनेंट है यानी फैक्टर्स हैं जो कि आपके इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को इफेक्ट कर सकते हैं। दैट मींस आप इनके कारण इन्फ्लुएंस हो सकते हो कि आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना है या कम करना है। तो चलिए देखते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये जो पहला आपका फैक्टर है, सिंपल ये क्या कहता है, मार्जिनल एफिशिएंसी कहने का मतलब ये कि आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना है। रेट ऑफ रिटर्न इन द सेंस ऑल ओवर, एक एग्जांपल के तो इसको रिलेट करते हैं कि सपोज आप एक फॉर्म के ऑपरेटर हो, फॉर्म में सारी चीजें काम को कर रहे हो ऑल ओवर, और आप 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के तौर पे बिजनेस में लगा रहे हो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी कि जो आपको रिटर्न मिले, जो आपकी रिटर्न है वो 10 लाख से ज्यादा है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि आपने 10 लाख लगाया, 15 लाख रुपए आपको रिसीव हुआ, तो दैट मींस आप क्या कहोगे कि मार्जिनल एफिशिएंसी इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है, ज्यादा है। तो बेसिकली एमईआई का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट। दैट मींस आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो कि आपको ज्यादा ही मिले। दूसरा, इसके दो मेन हुआ है, दो इसके एलिमेंट्स भी हैं, तो सप्लाई प्राइस, कि दैट मींस इन व्हाट अमाउंट द मशीनरी यू आर रिप्लेसिंग योर बिजनेस, एंड प्रोस्पेक्टिव यील्डिंग। प्रोस्पेक्टिव यील्डिंग इन द सेंस कि आपने कोई सामान बेच के, ठीक है, यानी आपने जो रिसीव किया है वो 1200 रुपए रिसीव किए, और 1200 को रिसीव करने के लिए जो भी आपने सामान वगैरह बेचा, प्रोड्यूस वगैरह किया, उसमें आपने एक्सपेंसेस 200 रुपए दिए। ठीक है, दैट मींस आपकी जो टोटल रिसीव थी वो कितनी थी, 1200। इस 1200 रुपीज को रिसीव करने के लिए जो आपने एक्सपेंसेस किए वो कितने किए, 200।
तो 1000 रुपए आपका क्या है, 1000 क्या है यहाँ पे आपकी प्रोस्पेक्टिव यील्डिंग। तो कुल मिला के आपको ये देखना है MEI क्या कहता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये कहता है कि आपके इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी कितनी है, आपको रिटर्न वो कितना दे रहा है, ठीक है। दूसरा है आपका ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये भी एक मेजर कंपोनेंट है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया को इफेक्ट करता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, जैसी बात है, अगर मैं बैंक में गया कि सर मुझे लोन वगैरह चाहिए, ठीक है, और बैंक वालों ने बोला कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो काफी हाई है, तो मैं अपने अमाउंट को क्या कर दूंगा, ऑब्वियसली कम, यानी इन्वेस्टमेंट को कम करूंगा। पर अगर मुझे लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर कैश अवेलेबल हो जाता है, तो मे बी दैट मैं अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को क्या कर दूं, ज्यादा कर दूं, ठीक है। तो यही चीज है, अगर ROI यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हमारा क्या होगा, ऑब्वियसली कम करेंगे हम। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, दैट मींस इन्वेस्टमेंट में ज्यादा कर सकता हूं। एक फॉर्म के पॉइंट से अगर देखा जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट वो क्या करेगा, कम। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो दैट मींस इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगा। नाउ वी हैव टू कंपैरिजन। अब हमें कंपैरिजन करना है कि सर विच इज द बेस्ट इन बोथ ऑफ देम, दोनों में से कौन सा बेस्ट है। देखिए अगर हम बात करें, अगर इन दोनों को कंपेयर करें MEI और ROI को, तो MEI शुड मोर फेवरेबल। हमेशा याद रखिएगा आपकी जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा होनी चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट के कंपेयर में। सपोज अगर आपका रिटर्न रेट ज्यादा है, ठीक है, दैट मींस अगर आप जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो उसके कंपेयर में आपको इनकम, उसके कंपेयर में आपको रिसीव जो है ज्यादा हो रही है, तो एक बार के लिए आप रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। यानी आप हायर रेट पे भी क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दो। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे आपको प्रॉफिट ज्यादा होने वाला है, ठीक है, दैट मींस आपको रिटर्न वहां पे ज्यादा मिलने वाला है। तो अगर आपको एक्सपेक्टेशंस है कि रिटर्न आपको ज्यादा मिल सकता है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को इग्नोर कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि अगर कंपैरिजन में विच इज द बेस्ट, कौन सा ऐसा बेस्ट है दोनों में से, तो हमेशा आपको ये बोला है MEI यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड मोर फेवरेबल देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां हमारे पास एक टॉपिक है, ये क्या है आपका, एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये एक्स एंटे है क्या या एक्स पोस्ट है क्या, तो पहले हम इस वर्ड का मतलब ही समझते हैं। ये पूरा कंसेप्ट कहना क्या चाहता है, एक्स एंटे एक्स पोस्ट इज द प्लान्ड एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्स एंटे का मतलब जब हमारी इकोनॉमी प्लान कर रही है कि हमें पूरे साल में कितना करना है, अभी हमने किया नहीं है, दैट मींस Ex ante refer that concept in which our economy plan to do such type of activity. Like अगर हम बात करें सेविंग, जब हमारी इकोनॉमी डिसाइड करती है, प्लान करती है कि एक साल के अंदर में कितना सेव करना है। इन्वेस्टमेंट, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट रेफर दोज इन्वेस्टमेंट जब हमारी इकोनॉमी प्लान करती है कितना में एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करना है, अभी हमने किया नहीं है, जब हमारी इकोनॉमी क्या कर रही है, प्लान कर रही है। तो दैट मींस एक्स एंटे, चाहे कुछ ही पूछा जाए, डिफाइन एक्स एंटे एंड सेविंग। Ex ante saving refers those saving which are economy plan to save. Ex ante investment refer those investment which are economy plan to investment. चाहे कुछ ही पूछा जाए, आपने कॉन्सेप्ट तो देख लिया ना, एंटे का मतलब in which our economy plan to do such type of activity will be known as the ex ante, and ex post it is the end result कि एक्चुअली में हमारी इकोनॉमी ने कितना किया। दैट मींस अगर हम बात करें सेविंग, एक्स पोस्ट सेविंग रेफर दो सेविंग विच आवर इकोनॉमी डिटरमाइन दैट हाउ मच सेव्ड विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर कितना सेव किया उन्होंने। और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रेफर दोज इन्वेस्टमेंट विच आवर इकोनॉमी डिसाइडेड टू हाउ मच इन्वेस्टेड विद इन 1 ईयर, ठीक है। तो दैट मींस जब हमारी इकोनॉमी प्लान करती है तो वो तो आपका एक्स एंटे हो गया। जब हमारी इकोनॉमी डिसाइड करती है कैलकुलेट करने के लिए कि ठीक है हमने कितना किया एक साल के अंदर, तो क्या है वो आपका एक्स पोस्ट। चलिए, our economy will be in equilibrium band, ex ante saving is equal to ex ante investment। जब हमारी इकोनॉमी का सेविंग का लेवल इन्वेस्टमेंट के लेवल के इक्वल आएगा तो उस पॉइंट पे हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। क्योंकि उन्होंने पढ़ा ना AD is equal to AS, AD और AS जिसके अप्रोच हम आगे करने को वाले हैं, ठीक है। तो AD का कॉन्सेप्ट क्या था आपका, C प्लस I, AS C प्लस S, C दोनों में कॉमन है, I is equal to X बोल दो, S is equal to Y, दिस इज द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। चाहे हम ये बोल सकते हैं ना कि जहां पे हमारी एक्स एंटे सेविंग इकोनॉमी की एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी, दैट पॉइंट विल बी नोन एज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेट इनकम। चलिए, तो यहां पे आप देख रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है। तो सबसे पहले देखिए अनएम्प्लॉयमेंट और मतलब अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट ये दो चीजें हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब सभी को पता है यार, बचपन से ही हम लिखते आ रहे हैं ऐसे वगैरह में, बेरोजगारी। The person who are willing and able to do the work but don't have the work for doing all of that, exclusive wage rate।
और एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई भी कैंडिडेट काम करना चाहता है, काम करने के एबल भी है और स्पेसिफिक वेज रेट पे काम भी कर रहा है, तो वो आपका क्या माना जाएगा? एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पे हमने देखना है कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट क्या है। सिंपल, अगर हमसे कोई पूछा जाए कि बेटा बताइए कि हाँ फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो आप लोग भी यही बताओगे ना, फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर दैट कांसेप्ट इन विच द पर्सन हु आर विलिंग एंड एबल टू डू द वर्क एंड आल्सो हैव द वर्क फॉर डूइंग एट अ स्पेसिफिक वेज रेट। तो बोल दो क्या? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है जो कई बार सीबीएसई ने पूछा भी आपसे 2 मार्कर और 3 मार्कर में, क्या फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट होता है? वैसे देखने में तो बेसिकली लग रहा है कि ठीक है भैया फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी जितने लोग चाह रहे थे उतने लोगों को काम मिल रहा है ऑल ओवर, तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो क्या हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट तो जीरो होनी चाहिए ना। बट दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट राइट, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हम फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहां पे जीरो अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारी इकोनॉमी के अंदर कई तरह के अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर बंदा काम करता तो दिखाई देता है पर उसकी एडिशनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जीरो। जिसका लाइव एग्जांपल सीधे से आपको पता भी होगा क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर पाया जाता है। आप लिख सकते हो वहां पे, ठीक है, कि द पर्सन हु आर सीम टू वर्किंग, काम करता तो दिखाई देता है बट हिज एडिशनल प्रोडक्टिविटी इज जीरो। तो यहां पे आपका क्वेश्चन सिंपली ये पूछा जाएगा, क्या फुल एम्प्लॉयमेंट इक्वल टू जीरो अनएम्प्लॉयमेंट? नेवर। Full employment will never be the zero unemployment because there are such type of unemployment which are exist in our economy in which the person are seeks to be employed but his additional productivity is zero. Example में आपको क्या लिखना है? क्या लिखोगे आप? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वैसे कई तरह के अनएम्प्लॉयमेंट और भी होते हैं, जैसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आल्सो नोन एज द टेम्पोररी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो वो आपका फ्रिक्शनल है। दैट मीन्स ड्यू टू चेंजिंग द जॉब, जैसे कि कोई कैंडिडेट है वो अपने जॉब को चेंज कर रहा है और चेंज करने के ड्यूरिंग पीरियड में 1 महीने या 2 महीने का गैप हो गया या 10 या 15 दिन का गैप हो गया कि भैया आप इस कंपनी से दूसरी कंपनी के लिए क्विट कर रहे हो, ठीक है, जा रहे हो, ठीक है, तो दैट मीन्स क्या है? बीच में 10 दिन का गैप है, आपकी जो दूसरी कंपनी में ज्वाइनिंग है वो 10 दिनों के बाद होगी, तो 10 दिन के लिए आप यानी एक टेम्पोररी पीरियड के लिए आप अनएम्प्लॉयड हो गए, नहीं हो गए, तो दैट पीरियड विल बी नोन एज द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो दैट मीन्स क्वेश्चन क्या था हमारे पास? सर हमारा क्वेश्चन था क्या फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट होता है? तो नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता, क्योंकि कई तरह के अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे भी एग्जिस्ट है जिसके अंदर बंदा काम करता दिखाई देता है पर उसकी एडिशनल प्रोडक्टिविटी जीरो होती, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी क्वेरीज वगैरह होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे तो मैसेज कर सकते हो, या चैनल को अगर समझ में आने ज्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और जो भी क्वेरीज वगैरह आपकी होती है तो बेझिझक उसको आप पूछो।